नमस्कार। आज हम वजीर एक्स की ताज़ा हालात पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। खास तौर पर वो जो जून 2025 का बड़ा साइबर हैक हुआ था, उसके बाद ये जो पैसा रिकवर करने की कोशिशें हो रही हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे पास न्यूज़ दुनिया का एक अपडेट है, जो मतलब इस पूरे मामले की मौजूदा तस्वीर दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, जो शायद हर उस इंसान के मन में है, जिसका पैसा वजीर एक्स में था, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? मतलब कोई उम्मीद है? हाँ, ये सवाल तो है। और इन सब उथल-पुथल के बीच वजीर एक्स का अपना भविष्य, वो कैसा नजर आ रहा है? चलिए इस जानकारी की थोड़ी तह तक चलते हैं और देखते हैं ये अपडेट क्या कहता है। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी इस मुश्किल से निकलने के लिए कर क्या रही है असल में। कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कानूनी या रेगुलेटरी लेवल पर क्या अड़चनें हैं और सबसे ज़रूरी, निवेशकों के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो हम न्यूज़ दिनी सैंपली के आधार पर ही इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। मतलब याद दिलाना जरूरी है कि जून 2025 में वजीर एक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था। ये कोई छोटी मोटी हैकिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम आंकड़ों को देखें जो इस रिपोर्ट में दिए भी गए हैं, तो हैकर्स ने लगभग $235 मिलियन उड़ा लिए थे। $235 मिलियन? हाँ, भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 2000 करोड़ रुपए बैठती है। बहुत बड़ी रकम है। बाप रे, 2000 करोड़! जी। यह क्रिप्टो की दुनिया में शायद अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा उल्लंघनों में से एक था। इसने न सिर्फ वजीरेक्स पर, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे इकोसिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जाहिर है इतने बड़े झटके के बाद कंपनी पर भारी दबाव रहा होगा। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने मतलब तुरंत कुछ कार्रवाई करते हुए सिंगापुर हाईकोर्ट में एक रिकवरी प्लान भी पेश किया था। शायद उम्मीद थी कि अदालत से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, कोशिश तो की थी, लेकिन वो पहली कोशिश, जैसा कि रिपोर्ट में साफ लिखा है, वो नाकाम रही। अच्छा। सिंगापुर हाईकोर्ट ने उस शुरुआती प्लान को खारिज कर दिया। ये वजीर एक्स और उसके यूजर्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, सच में। हाँ, जाहिर है। इससे न केवल रिकवरी में और देर हुई, बल्कि वो जो अनिश्चितता थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। सही कहा। पहली कोशिश का नाकाम होना तो बहुत निराशाजनक रहा होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना। रिपोर्ट के मुताबिक यहीं से चीजें थोड़ी बदली हैं। जी। वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेटाई, उसने एक नया रिकवरी प्लान तैयार किया है और इस बार उनका तरीका थोड़ा अलग ऐसा सुना है। हाँ, तरीका थोड़ा अलग है। क्या अलग है इस बार? रिपोर्ट इस नए प्लान के बारे में क्या बताती है? देखिए, इस नए प्लान का जो कह सकते हैं केंद्रीय विचार है, वो रिकवरी टोकन्स पर आधारित है। रिकवरी टोकन्स? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव ये है कि जिन यूजर्स का पैसा फंसा हुआ है, उन्हें फिलहाल ये टोकन दिए जाएंगे। अच्छा। आप कह सकते हैं कि ये टोकन उनके फंसे हुए फंड्स पर एक तरह का दावा या अधिकार पत्र जैसे होंगे। अच्छा, यानी फॉरेन पैसा नहीं, बल्कि पहले एक टोकन मिलेगा। फिर उस टोकन का क्या होगा? क्या रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है? हाँ, रिपोर्ट इस प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में भी बताती है। योजना यह है कि बाद में इन रिकवरी टोकन्स को जेटामाई इंडिया नाम की एक एंटिटी खरीदेगी। जेटामाई इंडिया? जी। अब जेटाई तो पेरेंट कंपनी है और जेटामाई इंडिया शायद भारत में वजीर एक्स के ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट इनकी भूमिकाओं को कुछ इसी तरह बताती है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि यूजर्स को उनका पैसा शायद एक बार में कैश ना मिले, बल्कि इन टोकन्स के जरिए संभवतः धीरे धीरे किश्तों में या कुछ समय बाद मिल सकता है। ये टोकन वाला तरीका, क्या ये क्रिप्टो या फाइनेंस की दुनिया में आम है? खासकर ऐसी रिकवरी वाली स्थितियों में रिपोर्ट इस पर कुछ कहती है क्या? रिपोर्ट सीधे तौर पर इसकी तुलना तो नहीं करती, लेकिन हाँ, ये तरीका फाइनेंशियल संकटों में, खासकर क्रिप्टो स्पेस में, जब दिवालियापन या बड़े नुकसान की स्थिति आती है, तो पहले भी देखा गया है। अच्छा। ये कंपनियों के लिए एक रास्ता होता है कि वो तत्काल नकदी चुकाए बिना लेनदारों को कुछ दे सकें। मतलब भविष्य में भुगतान का एक तरह का वादा। समझी। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वाकई कोई इन टोकन्स को खरीदने वाला है और किस कीमत पर खरीदेगा। यहाँ जन्मा इंडिया का सामने आना इस प्लान को थोड़ा वजन जरूर देता है। और हाँ, इस नए प्लान को लेकर एक बहुत ही अहम बात रिपोर्ट में सामने आई है। बताया गया है कि 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स, यानी वो लोग जिनका पैसा फंसा है, उन्होंने इस नए प्लान को अपनी सहमति दे दी है। जी हाँ। 95%? ये आंकड़ा तो काफी बड़ा लगता है। ये वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब 95% से ज्यादा लेनदारों का सहमत होना, ये इस प्लान के पक्ष में एक बहुत मजबूत संकेत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ज्यादातर प्रभावित पक्ष, जिनका सीधा नुकसान हुआ है,
वे इसे शायद मौजूदा हालात में सबसे प्रैक्टिकल समाधान मान रहे हैं। हाँ, हो सकता है। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि शायद लेनदारों को भी लग रहा है कि कंपनी के पूरी तरह बंद हो जाने, यानी लिक्विडेशन, उससे तो यही बेहतर है जहां कम से कम कुछ वापस मिलने की उम्मीद तो है। सही बात है। तो ये सहमति कोर्ट में प्लान पेश करते समय जेटाई के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगी, निश्चित रूप से। 95% सहमति तो है, पर क्या रिपोर्ट उन बाकी 5% के बारे में कुछ बताती है जो सहमत नहीं है? उनकी क्या चिंताएं हो सकती हैं? रिपोर्ट उन 5% की खास चिंताओं का जिक्र तो नहीं करती, लेकिन आमतौर पर ऐसी स्थितियों में असहमति के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे शायद उन्हें प्लान की व्यावहारिकता पर संदेह हो, या रिकवरी के टाइमलाइन पर असंतोष हो। जी, या शायद उन्हें लगता हो कि लिक्विडेशन में उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। हालांकि वो काफ़ी जोखिम भरा होता है, लेकिन हाँ, गणित के हिसाब से देखें तो 95% का आंकड़ा भारी बहुमत है, जो कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो एक तरफ ये रिकवरी प्लान की बात चल रही है, दूसरी तरफ यूजर्स के लिए एक कह सकते हैं फौरी राहत की बात भी है। जी, रिपोर्ट में जिक्र है कि वजीर-एक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, मतलब पहले जो ट्विटर था, उस पर ऐलान किया है कि भारतीय रुपए यानी INR की निकासी अब सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह खोल दी गई है। हाँ, और ये कदम छोटा नहीं है, ये बहुत अहम है। अच्छा। किसी भी एक्सचेंज के लिए, खासकर इतने बड़े संकट से गुजरने के बाद, अपनी मुख्य करेंसी, इस केस में INR, उसकी निकासी को सामान्य करना भरोसे की बहाली में पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। हाँ, ये तो है। जब लोग अपना पैसा निकाल पाते हैं तो सिस्टम पर थोड़ा विश्वास लौटता है। रिपोर्ट के अनुसार हैक के बाद निकासी पर जो रोक लगी थी, उसे हटाना और उसे पूरी तरह फंक्शनल करना, इसे रिकवरी प्रक्रिया में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। और लगता है कंपनी सिर्फ निकासी शुरू करके ही नहीं रुकी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वे भविष्य के लिए अपने ऑपरेशनल ढांचे को भी मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें नए बैंकिंग और पेमेंट पार्टनर्स को जोड़ना शामिल है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों जरूरी है? इसका मतलब है कि वे सिर्फ मौजूदा समस्या का हल नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि शायद भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने या उन्हें बेहतर ढंग से संभालने की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक नए बैंकिंग और पेमेंट पार्टनर्स जोड़ने से न केवल अभी के ऑपरेशन ज्यादा स्थिर होंगे, बल्कि किसी एक पार्टनर पर उनकी जो निर्भरता है वो भी कम होगी। रिस्क कम होगा। बिल्कुल, ये एक तरह से जोखिम कम करने की रणनीति है जो किसी भी एक्सचेंज की लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि कंपनी शायद अभी भी लंबे समय तक चलने की योजना बना रही है, बशर्ते वे इस मौजूदा संकट से उभर पाएं। तो अगर हम अब तक की तस्वीर देखें, एक नया प्लान है, ज्यादातर लेनदार उसके पक्ष में है, INR निकासी भी चालू हो गई है और भविष्य के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सुनने में तो लगता है कि गाड़ी पटरी पर लौट रही है, लेकिन क्या वाकई सब इतना आसान है? रिपोर्ट आगे क्या कहती है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है अब? आपने सही पकड़ा। अभी जश्न मनाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट बिल्कुल साफ करती है कि असली और सबसे बड़ी बाधा अभी बाकी है, और वो है सिंगापुर हाई कोर्ट से इस नए रिकवरी प्लान को मंजूरी दिलवाना। ओहो। यहीं पे आकर आप कह सकते हैं पूरा मामला अटक गया है। कोर्ट का फैसला ही वजीर-एक्स और उसके लाखों यूजर्स के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो क्या संभावनाएं हैं? मान लीजिए कोर्ट इस बार प्लान को हरी झंडी दे देता है, तब क्या होगा? क्या उम्मीद करे? अगर कोर्ट इस नए मॉडल को, जैसे 95% क्रेडिटर्स का समर्थन भी हासिल है, पास कर देता है, तो रिकवरी की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। अच्छा। रिपोर्ट में कुछ विशेषज्ञों के अनुमानों का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक इस पूरी रिकवरी प्रक्रिया में शायद 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। 1 से 1.5 साल? हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि ये एक लंबी अवधि है और प्रक्रिया शायद बिल्कुल सीधी ना हो। इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कम से कम पैसा वापस मिलने का एक रास्ता तो खुल जाएगा। फिर टोकन कैसे बांटे जाएंगे, ज़ेनमाई उन्हें कब और किस रेट पर खरीदेगी, ये सब बातें फिर तय होंगी। और अगर कोर्ट इसे भी नामंजूर कर देता है, अगर ये दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है, तब क्या विकल्प बचेगा? ये निश्चित रूप से सबसे बुरा सिनेरियो होगा, जिसके बारे में रिपोर्ट चेतावनी भी देती है। हाँ। अगर सिंगापुर हाई कोर्ट इस नए प्लान को भी रिजेक्ट कर देता है, तो वजीर-एक्स की लिक्विडेशन में जाने का खतरा वो बहुत बढ़ जाएगा। लिक्विडेशन मतलब? लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को बंद करके उसकी जो भी बची खुची संपत्ति है उसे बेचकर लेनदारों का पैसा चुकाना जितना भी संभव हो सके। ओहो, यानी कंपनी बंद? हाँ, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट के अनुसार ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यूजर्स को उनका पूरा पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो कितना और कब तक। अक्सर लिक्विडेशन में रिकवरी बहुत कम होती है।
तो सारा दारोमदार सिंगापुर कोर्ट के फैसले पर है, लेकिन क्या सिर्फ कोर्ट का फैसला ही काफी है? क्या रिपोर्ट में और भी फैक्टर्स का जिक्र है जो इस पूरी रिकवरी प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं? हाँ, कोर्ट की मंजूरी बेशक सबसे अहम पड़ाव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिपोर्ट सही इशारा करती है कि 2 और बड़े फैक्टर्स हैं जो वजीरेक्स के भविष्य और रिकवरी पर असर डालेंगे। अच्छा, वो क्या है? पहला है रेगुलेटरी माहौल, खासकर भारत में। क्रिप्टो को लेकर नियम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, वो तो है। कोई भी नया सख्त नियम या कोई सरकारी कार्रवाई वजीरेक्स के ऑपरेशंस और उसके रिकवरी प्लान को प्रभावित कर सकती है। और दूसरा फैक्टर है क्रिप्टो मार्केट की सार्विक यानी ओवरऑल स्थिति। अगर मान लीजिए वैश्विक क्रिप्टो मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो रिकवरी टोकन्स की वैल्यू और जन्माई के उन्हें खरीदने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये भी सही है। तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि रेगुलेटरी और मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। काफी पेचीदा है। ये तो वाकई कई परतों वाला मामला है। चलिए, अब तक की सारी जानकारी को थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ दुनिया के इस अपडेट के आधार पर वजीरेक्स यूजर्स के लिए उम्मीद की एक वजह तो जरूर दिखती है। हाँ, कुछ उम्मीद तो है। एक नया रिकवरी प्लान है जिसे ज्यादातर लेनदारों का समर्थन मिला हुआ है, और अहम बात ये कि INR निकासी फिर से चालू हो गई हैं, जो भरोसे के लिए जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। जैसा हमने अभी बात की, रास्ता अभी भी लंबा है और अनिश्चितताओं से भरा है। सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी। और अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो भी पूरी रिकवरी में रिपोर्ट के अनुमानों के मुताबिक 1 से 1.5 साल लग सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा प्लान में कहा गया है ना? हाँ, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें रुककर सोचना चाहिए। ये पूरी घटना, एक इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना बड़ा साइबर हमला, हजारों करोड़ों का नुकसान और फिर रिकवरी की इतनी जटिल प्रक्रिया, ये भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के रेगुलेशन और निवेशकों की सुरक्षा के बारे में क्या कहती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या मौजूदा नियम कानून ऐसे बड़े जोखिमों से निपटने के लिए काफी हैं? रिपोर्ट भले ही सीधे तौर पे इस पर टिप्पणी ना करे, लेकिन ये घटना अपने आप में एक केस स्टडी बन गई है। सही कहा। भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए, और अगर वे हो भी जाएं, तो निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या हमें और मजबूत सिस्टम की जरूरत है? बिल्कुल। खासकर जब इतने सारे आम निवेशक इसमें शामिल हों और उनकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वजीरेक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम के भविष्य, उसकी स्थिरता और उसमें लोगों के भरोसे से जुड़ा है। इस पर पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्री को और निवेश। नमस्कार, आज हम वजीरेक्स की ताज़ा हालात पर एक नजर में शायद अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा उल्लंघनों में से एक था। इसने न सिर्फ वजीरेक्स पर बल्कि आप कह सकते हैं पूरे इकोसिस्टम पर ही गंभीर सवाल